मेरा सवाल था इसे लड़ाई जो है ये पिछले साल की तरीके से एक हम मारते हैं एक तुम मारो, अच्छा पे देखो मैं लास्ट मारूंगा इसके बाद मत मारना, अब इसके बाद खत्म कर देंगे, ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर। इस बार ये कुछ उसी तरीके का आपको लग रहा है या लंबा जाने वाला है? सही, अगर आप देखें तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था करीब 3.5 साल हो गए, 3.25 साल, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। जब 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध प्रारंभ हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि अभी 1.5-2 साल होने को आए और उसका कहीं अता पता नहीं है कब बंद होगा। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर जो भारत ने ऑफ सिंदूर की है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हम इसमें पूरी दुनिया चाहती तो हमारे को उलझाए रखती, और यही इनका रहता है कि ये जहाँ अनरेस्ट रहेगा, जहाँ वो रहेगा, उनके आर्म्स बिकेंगे, उतना इजी रहता है मैनिपुलेट करना, उतना इजी रहता है इंटरफेयर करना, उतना एंड इकॉनमी पीछे होती है। ये कंट्रीज अब 10-10, 20-20 साल पीछे हो जाएंगे ग्रोथ, प्रोग्रेस, और उसमें ये जो अभी स्टार्ट हुआ है ये एक सोची साची रणनीति के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। ये युद्ध जो हमास के साथ प्रारंभ हुआ अक्टूबर 2023 से, मेरा ये मानना है कि उन्होंने पहले धीरे से हमास को ख़त्म किया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, फिर उन्होंने सीरिया के सारे टारगेट्स को ख़त्म किया, फिर उन्होंने हूतीस के सारे टारगेट्स को ख़त्म किया, फिर जो फाउंटेन हेड है इनका, जो शियाज़ का जो मेन इनको ट्रेन कर रहा है इन सारी एजेंसीज़ को, वहाँ के कमांड एंड कंट्रोल और एयर डिफेंस सेटअप्स को निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ तक ला के छोड़ दिया। अब इस दौरान क्या हुआ, जैसे ट्रम्प 2.0 आए ये जनवरी इस साल से, तो इनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। नेतन्याहू अमेरिका गए, उनके साथ मिले ट्रम्प से, और जहाँ मैं पढ़ रहा था कि रेगुलर टच में है इजरायलीज एंड यूएस फोर्सेस के कमांडर्स और वो। तो 3 महीने पहले इनकी 7th फ्लीट मोबिलाइज होगी अमेरिका की, और ये सारा डीगो गार्शिया से सारे शिप्स, जहाज, टैंकर्स, बॉम्बर्स ला के यमन के पास और इधर स्टेशन। एंड तभी मैंने एक चैनल पे बोला भी था और ट्वीट भी किया था कि दी अल्टीमेट टारगेट इज ईरान। तो ये करीब 3-4 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है अमेरिका की कि अटैक होना है। हाँ जी। अब वो जैसा कि सर ने भी बोला और आपने भी कहा, डायरेक्टली मेरी समझ से अमेरिका इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, नेटो और यूएस उनको यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं बट डायरेक्टली रूस के साथ नहीं एंगेज कर रहे। तो ये एक नई तरह की रणनीति चल रही है। तो इजराइल को पूरी तरह से, इजराइल अकेला सक्षम नहीं है ईरान को टेक ऑन करने के लिए, तो उनको इनकी मदद चाहिए थी, तो ये इनको अभी मदद के लिए आ गए हैं। अब इन्होंने जो ये स्ट्राइक हुई है, मैं पढ़ रहा था करीब 200-250 जहाज गए हैं परसों और कल के बीच में, और उन्होंने की इंस्टॉलेशन जैसे अभी आपने बताया वो निकाल दिए वहाँ से। एंड ये जो दोगलापन है कि इजराइल के यहाँ न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं बट ईरान के यहाँ नहीं बन सकते। सही बात, वो तो खैर अब सर जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, इजराइल ने कहाँ मारा ईरान में पता? तबरीज, करमानशाह, तेहरान जो कैपिटल है, अराक, नतांज, इफ़ान और इफ़ान शहर में, इनमें से नतांज, तेहरान, इस्फान, इन शहरों में जो है, और एक अराक, इन शहरों में इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। और एक शहर का नाम अभी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, जो बचा हुआ है, और वो बड़ा इनका एक न्यूक्लियर फोर्डोन है वो। हाँ, वो और वो बताते हैं वो बड़ा डीप इन्होंने डीप डाउन बनाया हुआ है वो फैसिलिटी। और एक दूसरा रिएक्टर था नतांज में। हाँ जी, नतांज तो मैंने बताया। तो ये अभी काम अधूरा है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमारा। आज हमारे सर आज दिन में प्रोग्राम में भारत में इजराइल के एम्बेसडर आए हुए थे, वो स्टूडियो में आए थे। तो हमने उनसे पूछा आपका एम क्या है? आपका एम है कि आप ईरान को मजबूर कीजिए बातचीत करने के लिए, और वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है IAEA के साथ मिलकर उसको डिस्क्लोज करे, या आप चाहते हैं कि मिलिटरीली ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दें वंस एंड फॉर ऑल, या तीसरा आप ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, आप अब रिजीम चेंज चाहते हैं, आप आयतुल्लाह को हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहे बातचीत से हो, चाहे हमें करनी पड़े, कैसे भी। और अगर साथ में रिजीम चेंज होता है तो वो ईरान के लोगों के लिए अच्छा है। तो उन्होंने खुल के नहीं कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। बट ये सद्दाम हुसैन के साथ हुआ है, गद्दाफी के साथ हुआ है, बशर अल असद के साथ सीरिया में हुआ है, व्हाई नॉट ईरान में क्यों नहीं हो सकता, या मुमकिन नहीं है? सौरभ, कुछ सवाल आपने बड़े अच्छे उठाए हैं, और आपने 2-3 पहले भी जिक्र किया था। पहले तो आपने बोला ऐसे नेबर किसी को ना मिले। दूसरा भी आपने इजरायली एम्बेसडर के बारे में बोला।
देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, इजराइल के लिए सबसे बड़ी थ्रेट क्या है? उसका वेरी सर्वाइवल। जब आपका सर्वाइवल आपका इश्यू है तो आप एनालाइज करते हैं आपको थ्रेट क्या है। उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपने ये सारे नेबर्स उसके बताए, हिजबुल्ला वगैरह और ये सब हिजबुल्ला, हमास, हुतीस, और ये जो सीरिया में रिजीम थी और ये इराक में ये जो इनके रिबल्स थे। साथ ही जो फाउंटेन हेड है वो है ईरान। तो अगर मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगी, ऑपरेशन 2 फेजेस में हुआ है। पहला फेज है ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को वीकन करना, जो कर दिया, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो, सबको इन्होंने काफ़ी वीकन कर दिया है। ख़त्म नहीं कर पाए हैं पर वीकन कर दिया है। और जैसे नसरुल्लाह को मारा था वहाँ पर लेबनान में, और वो जो पेजर अटैक्स किए थे और वो ये ना सारे अटैक्स, सर हिजबुल्ला केवल निंदा करने पे आ गया और इससे बड़ी क्या काम आ गई? तो बिल्कुल, तो उसको उन्होंने वीकन कर दिया। अब थ्रेट 1 मैं बोलूँगा ओवरकम टू सम एक्सटेंट हुई है। अब थ्रेट 2 क्या है? मेन थ्रेट है, जैसे इन्होंने भी बोला, वो फाउंटेन हेड है ईरान। और ईरान से कई की थ्रेट है सर्वाइवल की, जो हमेशा धमकी देता गया है खुमैनी, वो है न्यूक्लियर थ्रेट की। अगर आपकी न्यूक्लियर थ्रेट की वो है तो इजराइल का इंटेंट और इरादा बहुत क्लियर है।